अच्छा जी। टर्म टेस्ट 2 की डिस्कशन शुरू करते हैं। मिस्टर शेख सलमान इज पार्टनर इन 2 एओपी। शेख सलमान 2 एओपीज के अंदर जो है वो पार्टनर है। और मिस्टर शेख सलमान ने आपसे ये डेटा शेयर किया है। ये डेटा क्या है जी? पहली 2 लाइनें ज़रा तसल्ली से पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। भाई आप नज़र आ रहे हैं मोहम्मद फहद आपको? जी सर। नाउ इट्स शुक्रिया। विजिबल। अच्छा जी, शेख सलमान इज अ पार्टनर इन 2 एओपीज, सन लार्क एंड वीनस लेंस। बोथ एसएल एंड वीएल इज engaged in the manufacturing and supply of chemicals. एसएल एंड वीएल इज owned by 2 equal partners. ये दो इक्वल एसएल एंड वीएल, दो एओपीज हैं, आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ केमिकल्स. एसएल एंड वीएल इज ओन्ड बाय 2 इक्वल पार्टनर्स. मिस्टर शेख सलमान आल्सो ओन्स अ शॉप इन द नेम ऑफ मार्स लोटस. अब एक हो गया शेख सलमान, एक हो गया वीएल. वीएल इज अ पार्टनरशिप फर्म. अच्छा, ये एसएल है, शेख सलमान नहीं है। एसएल ये एक एओपी होगी, और एमएल हो गया शेख सलमान. तो ये दो एओपीज हैं, और एक जो है वो इंडिविजुअल का सवाल है. अब सवाल ये है कि अगर शेख सलमान साहब दो एओपीज के अंदर पार्टनर हैं, एक एओपी के अंदर और दूसरी एओपी के अंदर, अगर ये दो एओपीज के अंदर पार्टनर हैं, तो इसका मतलब है कि इनको इस एओपी से भी शेयर फ्रॉम एओपी आएगा, इस एओपी से भी शेयर फ्रॉम एओपी आएगा. अच्छा, सबसे पहले उसने एसएल का डाटा दिया है. एसएल इज अ सन आर्क, ये एओपी है. तो साइंटिफिक रिसर्च बेल्जियम में की है. ये खर्चा जो है वो नॉट अलाउड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. इनकम आई है उसको 1.5 लाख की ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसको आप माइनस कर देंगे और रिक्लासिफाई करके गेन ऑन सिक्योरिटीज के नाम से इसको ऐड कर देंगे. इसके बाद ये सैलरी एक्सपेंस आ रहा है 40,000 का. 40,000 ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स एवरी मंथ. अब आप मुझे बताएं कि सैलरी एक्सपेंस है 40,000, ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स एवरी मंथ. क्या आप 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से? अच्छा, कोई नहीं लिखने के मूड में. अच्छा, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे तो के लिख दें. ओके, करेंगे, बुरहाने में शुक्रिया जी. क्या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से भी? जी बिल्कुल, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. अब कुछ लोगों ने इसमें गलती की थी. इसके बाद ये कमीशन पे की है शेख सलमान को फॉर अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर. तो सैलरी और कमीशन बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि पार्टनर को जो है वो, या प्लीज कलीन भैया वेट कर लें, मीटिंग एंड हो लेने दें, बीच के अंदर और बातें शुरू कर दी हैं. गेन ऑफ 1 लाख ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. गेन आया 1 लाख सेल ऑफ बिल्डिंग पे. भाईजान बिल्डिंग के बेचने के ऊपर गेन उल्टा देंगे. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज 3 लाख एंड इट इज सोल्ड फॉर 5 लाख. तो बिल्डिंग की कंसिडरेशन जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है, तो वो बिल्डिंग का अजीब सा वाला रूल लगना था. नेक्स्ट, डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है, इस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा. इसके बाद जो है वो वीएल का सवाल था, यानी ये एक और पार्टनरशिप फॉर्म है. ये येलो नहीं हो रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई. अच्छा, येलो नहीं हो रहे, अच्छा हाईलाइट नहीं हो रहे, कर देता हूँ यार. 80,000 रुपया रिटर्न ऑफ अगेंस्ट लोन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय. अच्छा, मुझे बताएं, अगर लोन एम्प्लॉय को आपने प्रोवाइड किया तो ये पास्ट में इनकम में डाला होगा, या इसकी एंट्री की होगी लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट? पहली बात या दूसरी बात? पी या डी? पहली बात या दूसरी बात? चलो कोई नहीं लिख रहा, मैं आगे चलता हूँ. अच्छा, तो ये पास्ट के अंदर जो है वो आपने इनकम में नहीं डाला होगा, लोन रिसीवेबल बुक किया होगा. वेल डन. एक स्टूडेंट ने लिखा है लोन रिसीवेबल बुक किया होगा. तो क्या आगे ये पास्ट में अगर इनकम में नहीं गया, तो क्या ये अब अगर बैड हो गया तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है या नहीं? ऐसा बैड डेट जो पास्ट में इनकम में ना गया हो, उसको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए नॉट अलाउड होने की वजह से ऐड हो जाएगा. सैलरी एक्सपेंस में 30,000 रुपया पड़ा है ईच, पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स. मुझे ये बताएं कि आप हजरात ने इसको क्या किया था.
इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी बताएं। करेंगे, खुदा का खौफ करें, क्यों करेंगे? 7 पर मंथ नहीं लिखा हुआ, तो सैलरी को 12 से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना था। बस 30,000 सैलरी है दो पार्टनर्स की, होते बहुत कम, फर्म उनको सैलरी दे रही हो, फर्म की मर्जी। अच्छा जी, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं 6 लाख रुपए के, पेड बाय वीएल टू मून एडवर्टाइजर्स। द बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंड फॉर 3 years। अच्छा भाई, इंटेंजिबल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऐसा सेल प्रमोशन का खर्चा जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे, इसको जो है वो इंटेंजिबल होगा, उसको इंटेंजिबल मोनेटाइज बनाते हैं, करेंगे। और इंटेंजिबल बना के इसको मोटाइज करेंगे। इसलिए खर्चे में शामिल होने की वजह से आपने 6 लाख पूरे को ऐड कर देना था, और इसकी जगह 3 से डिवाइड करके इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देनी थी। प्रोफेशनल टैक्स 2 लाख का है। प्रोफेशनल टैक्स बता दें, ये टैक्स इनकम टैक्स है या कोई और टैक्स है? ये टैक्स कोई इनकम और टैक्स। टैक्स है या कोई और टैक्स है? कोई और टैक्स है। तो इनकम टैक्स सिर्फ माइनस नहीं करने की इजाजत, बाकी टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। तो इसलिए ये खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए माइनस हो चुका था, डैश डाल के इग्नोर करना था, कुछ बच्चों ने डैश भी नहीं डाला। पेड ₹5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज टू इंडिविजुअल रेजिडेंट इन यूएसए हु रिमेन्ड इन पाकिस्तान फॉर 1 वीक। आपने 5 लाख रुपए पे किए हैं टेक्निकल सर्विसेज के, लेकिन उस पर टैक्स नहीं काटा। तो भाई, किसी भी पेमेंट पे टैक्स ना काटना तो जुर्म की बात है, तो ये खर्चा नॉट अलाउड होगा, और इसकी वजह से ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद शेख सलमान का डेटा है। एमएल असल में शेख सलमान है, इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल शुरू हो गया है। जिसे मैं कहता था ना, ये इंडिविजुअल का जाती डेटा है, तो ये इंडिविजुअल का जाती डेटा है। बेडेड रिकवरी की आसान एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग बेडेड रिकवरी उल्टा के टैक्स बेडेड रिकवरी कैलकुलेट कर लेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ कार है, तो गेन ऑन सेल ऑफ कार उल्टा देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ कार 3 लाख का गेन आया गाड़ी की बेचने पे, गेन उल्टा देंगे। गाड़ी की कॉस्ट थी 32 लाख, और ये बेची आपने 9 लाख की। बस इजी है, इसमें क्या है। अगेन ऑफ 4 लाख ऑन, वो 75 लाख से महंगी तो गाड़ी है नहीं कि कुछ और सोचें। अगेन ऑफ 4 लाख ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, गेन को उल्टा देंगे और इसको इनकम कैपिटल गेन के तौर पे ऐड करना है। अगर शेख सलमान की जगह एमएल क्या नेम से न्यूमेरिकल करें तो गलत होगा, बेहतर है शेख सलमान से करें, क्योंकि उसका जाती डेटा भी है बिजनेस के अलावा वाला। एमएल तो उसके बिजनेस का नाम होगा ना। अच्छा, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन आ सर रही है सर सबकी, इसे उल्टा देना था और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी थी। जी, अब पूछें आप। सर कोई के लिए हमें अलाउ है कि हम टैक्स काट सकते हैं, अगर हम नहीं काटते तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये जिस पर हम्म। काटना होगा वो इन्फॉर्म करेगा क्वेश्चन में कि आप काटना चाहिए टैक्स इसके ऊपर। नहीं, बस आप एज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट कि हर चीज पे काटना है, अनलेस कि वो कुछ स्पेसिफिकली बता दे कि इस पे नहीं काटना था। तो जिस भी पेमेंट पे टैक्स काटना था, आपने नहीं काटा तो उसे बस नॉट अलाउड कर दिया करेंगे। आप समझ लो हर पेमेंट पे टैक्स काटना होता है। असल में ये प्रोविजंस हमारे ना सिलेबस में नहीं है कि किस किस पे टैक्स काटना है, किस पे नहीं काटना, वो सीए फाइनल में है। अच्छा जी, अच्छा, अब एक गलती बच्चों ने की थी, इसमें लिखा हुआ था कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स फॉर अबव 3 पर्सन। फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम यूज 3 कॉलम्स ऑन अ सिंगल पेज। तो आपने 3 कॉलम यूज करने थे सिंगल पेज पर, तो वो कुछ लोगों ने गड़बड़ की थी कि सिंगल पेज यूज नहीं किया था। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर अगर आप आए, तो इस सवाल में ये सिंगल पेज के ऊपर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस सबकी निकाली हुई है, और सिंगल पेज पे जब इनकम सबकी निकल आई, तो ये पहले की इनकम फ्रॉम बिजनेस निकली, दूसरी एओपी का लॉस आया है, और जो शेख सलमान है उसकी इनकम आई है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की इनकम भी आ रही है शेख सलमान की। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? ये तो इनका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया ना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? एक्सेलेंट, डिविजिबल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। डिविजिबल इनकम में कौन सी फिगर लेके जाएंगे? 5.9 लेके जाएंगे, -30 लेके जाएंगे, या 685 लेके जाएंगे? डिविजिबल इनकम में एओपीज की इनकम जाएगी या पार्टनर्स की इनकम जाएगी? डिविजिबल इनकम में एओपी की इनकम जाएगी। कौन सी, 5935 और -30, या कौन सी वाली जाएगी? जी बिल्कुल, 5.93 जाएगी। द रीजन इसकी, अगर एओपी को लॉस आ रहा है तो वो मेंबर्स के हाथों में बांटना नहीं,
लेकिन इन पार्टनर्स को हमने कमीशन भी दिया था, सैलरीज भी दी थी, वो भी जाएंगी। इसलिए 5935 को पकड़ेंगे और 5935 को पकड़ के पार्टनर्स में तकसीम करेंगे। दो पार्टनर्स हैं, सलमान और अदर का हमें नहीं पता। हर पार्टनर को आपने सैलरी दी, सैलरी देने के बाद कमीशन दिया, कमीशन देने के बाद सैलरी और कमीशन माइनस किया, ये फिगर बैलेंसिंग आ गई। अब इस बैलेंसिंग को आपने आधा आधा दोनों में तकसीम कर दिया। इसके बाद जो है वो ये हमारा टोटल जो है वो शेयर आ गया। इसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये फिगर तो निकालनी थी ना, क्योंकि इसकी वजह से आगे बैलेंसिंग चीज़ें आनी थी। ये फिगर कहाँ यूज होगी? 3002 500। बट सर एक न्यूमेरिकल चैप्टर 12 में किया था कि जिसमें लॉस को भी एलोकेट किया था। लॉस नहीं था, ओवरऑल प्रॉफिट था। वो लॉस को शायद, हाँ उसमें लॉस आप टैक्सेबल इनकम के नीचे। जी बिल्कुल। जी नवीद अख्तर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो इसको शेयर ऑफ एओपी पार्टनर के फेस के ऊपर जो है वो इसको ऐड करेंगे, पार्टनर के न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर इसको ऐड करेंगे। अच्छा बुरहान, आपका अच्छा सवाल है। इसको ना आप अभी मीटिंग में मेरे से पूछना, रूम में, तो इसको फिर डिस्कस करते हैं। ये क्या सलमान का शेयर फ्रॉम प्रॉफिट है? बिल्कुल, ये इसका शेयर फ्रॉम एओपी है भाई। ये सलमान का शेयर फ्रॉम एओपी है। आप जिस सवाल का पूछ रहे हो बुरहान, वो था चैप्टर 12 का। चैप्टर 12 ये था, कौन सा वाला सवाल? अम, सुहेल खालिद एंड काजी वाला सवाल था। सुहेल खालिद एंड काजी वाला जो सवाल था, इसके अंदर मोहतरम हमें देखो लॉस तो नहीं आ रहा था मोहतरम, ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा था। तो सुहेल खालिद काजी वाले सवाल में जो हमें ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा था, वो प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ लिखा था। तो आपका सवाल है पेज 261 पे। तो ये देखो, इसको प्रॉफिट आया था, हाँ यहाँ लॉस आया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी दूसरी एओपी है, उसमें तो यही -30,000 आ रहा है। तो यही -30,000 आना तो अजीब सी बात है ना। फिर तो अगर आप कैलकुलेशंस कर भी लोगे तो इधर लॉसेज ही आएंगे। तो इस सवाल के अंदर यहाँ लॉस आया था, यहाँ लॉस नहीं आया था। बुरहान क्लियर हो गया आपको? बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें। असल में वो जो हमारी एओपी है, उसको यहीं पे लॉस आ रहा है -30,000। अब ऊपर आप कैलकुलेशन कर भी लें, रेहान अली यार पंगे लेने शुरू कर दिए, फिर मुझे सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, इसमें टाइम लगता है। चलो अब सेटिंग तो कर दी है, पहले ये मिटाना भी पड़ेगा अब मुझे। ये मिटाओ जरा बुरहान अली। अच्छा मैं इसको पहले खुद मिटा दूं। बुरहान क्लियर हो गया? बोलो। बुरहान भाई अब गायब हो गए हैं सवाल करके। सॉरी भाई, ये वो किसी ने लिख दिया तो उसको मिटाने में टाइम लगा मुझे। आगे चलें जी। क्लियर? ओ भाई बुरहान किधर हो? बाकियों को समझ आया इन्होंने जो सवाल पूछा था बुरहान ने? कोई बोल दे यार, कोई आगे चलेंगे तो होगा मसला हल। आगे चलें जी। आ, हाँ हम सोल्यूशन में थे। सोल्यूशन के अंदर मोहतरम, अ, अब हम वापस आए तो -30 को बांटने की जरूरत नहीं है। अब ये 3002 500, कुछ बच्चे अजीब है, उन्होंने शेख सलमान के लिए यूज ही नहीं किया था। ये इसका मतलब है हम लॉस एओपी का एलोकेट नहीं किया करेंगे। जी बिल्कुल बुरहान, नहीं किया करेंगे। ये शेख सलमान की जी इनकम फ्रॉम बिजनेस थी 685, ये उसकी कैपिटल गेन इनकम थी। और नेक्स्ट जो है वो ये टैक्सेबल इनकम थी, लेकिन इसकी टैक्सेबल इनकम इस तरह नहीं निकलनी थी ना, इसमें आगे ऐड होना था फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी। तो इसलिए 3 कॉलम्स में ये बात अब काबू नहीं आनी थी।
इसलिए मैं शेख सलमान को जरा नीचे ले गया हूँ। शेख सलमान को एंड पे, इसकी इनकम ऊपर से निकल आई। एड शेयर फ्रॉम एओपी। अब ये ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, और ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, और कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। ये जी सिंपल सी कैलकुलेशंस थी। क्लियर जी, ओवर हो गया। आसान था न्यूमेरिकल, जल्दी बताएं, आसान था। आगे चलूं? आगे चलूं सर, ये डिस्कशन पोर्टल पर अपलोड करेंगे? नमाज का टाइम हो गया है जी, बिल्कुल करूंगा। दानियाल किस शहर में हो आप? हमारे तो मगरिब हो चुकी, चलो पोर्टल पे हो जाएगी इंशाल्लाह अपलोड। अच्छा जी, कराची में, ओके दानियाल। आप नमाज पढ़ाओ, फिर अगले सवाल तक पहुंच जाओ, फिर पढ़ के आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन 4 है जी हमारा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जाहिद लास्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। सर वैसे तो इजी ही था, बस रिवाइज नहीं किया हुआ था इनकम टैक्स। अच्छा यार, इस वक्त चलो लंबे जवाब ना दो, छोटे छोटे दो। था तो आसान, लेकिन बहुत मार्क्स कट गए हैं। किस वजह से कटे हैं मार्क्स, ये भी बता देना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जाहिद लास्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। यार ये सवाल में आप लोगों ने सही जो है ना पंगे लिए हैं, और रज रज की मोंगियां मारी हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस है जी 500। ये ऑब्वियसली करंट ईयर की इनकम्स है। कैपिटल गेन इनकम है 800। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो। जाहिद लाल इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुर्सियां। Following information is available. The income from business includes income in respect of loan of 85 otherwise than by cross check। बताएं जी, क्रॉस चेक के अलावा लोन लेना, क्या ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? बोले बोले बोले, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब सवाल का डेटा सही कर दूं? 85 कहाँ पड़ा है इनकम फ्रॉम बिजनेस में? इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस से निकाल दूं? निकाल दें। इसे कहाँ डालूं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दूं? अल्लाह का शुक्र है, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी सही हो गई, और मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी सही हो गई। कैलकुलेशन में मैं कोई मसला करूं तो बता दीजिएगा। 4 कितना आंदा है? 415। डन। समझ मुझे। सर ये मुझे क्यों निकाला? ये शुगर लगा रहे हो या समझ यार जी, टाइम ना जाया करो बुरहान। अच्छा, नेक्स्ट। शेख सलमान की जगह एमएल को पर्सन बना के इनकम और टैक्स निकाल दिया था, इसलिए मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलें जी। ये मुझे आप पेपर दिखा दीजिएगा जरा एक दफा अपना। पॉइंट 2। चलें जी आगे, यहां तक समझ आ गई? ओके। सर इनकम और बिजनेस सेक्शन 21 को ही गले लगाना चाहिए बस? नहीं नहीं, और भी सेक्शन है। अच्छा यार, इधर उधर के सवाल ना पूछो, डिस्कशन पे रहो इस वक्त। बिजनेस लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, शुक्र है पुराना लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन है। 2012 का भी लॉस था, 13 का भी लॉस था। पुराना लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, शुक्र है, शुक्र है, बिफोर है। आगे चलें। ये क्वेश्चन चैप्टर 14 में से था यार, मैं जो है ना अब तुझे चपेट मारूंगा। क्वेश्चन चैप्टर 14 में से ही होना है, और कहाँ से होना है? पॉइंट 3। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस अमाउंटेड टू 490। टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। मुझे बताएं, सवाल में जो इनकम फ्रॉम बिजनेस दी हुई है उसमें इस साल की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है या नहीं माइनस हुई हुई? माइनस हुई है। सिर्फ 3 बच्चों ने बोला है, 4 ने। माइनस हुई है। अब मैं क्या कहूं? इस इनकम फ्रॉम बिजनेस को कह सकता हूं दिस इनकम फ्रॉम बिजनेस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, कह सकता हूं? यस। लेकिन मुझे कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस चाहिए? बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है ये जो 415 है ये आफ्टर टाइप चीज है, यानी 415 की जो प्रॉफिट है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है। इस तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस हुई? 490। अगर ये डेप्रिसिएशन माइनस ना होती तो कितना प्रॉफिट आता? 415 तक पहुंचते हुए 490 माइनस हो चुका है। 490 ऐड करके देखें तो जवाब आ गया। 419 ऐड कर दें यार, जान दे। 490 ऐड करके देखें, कर देना यार, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है जी। 905 आ गया। 1 मिनट में चार्जर लगा लूं। चार्जर लगाना बेटा। अच्छा,
अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले सालों की अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ये है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स अमाउंटेड टू 135। अच्छा, अब भाईजान फाइनली बताएं डाटा क्या बना। फाइनली मोहतरम, डाटा जो है वो ये बना कि बिजनेस इनकम की अगर मैं बात करूं तो एक तो बता दें जी, मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है सवाल में, इनकम कैपिटल गेन है 800 की। एक है जी मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है जी मेरी 185 की। एक है जी मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस जो मेरी करंट ईयर की है, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो मेरी करंट ईयर की है बिफोर डेप्रिसिएशन, वो मेरी इनकम है 905, ये प्रॉफिट है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में ब्रॉट, ये मैं क्वेश्चन का डेटा लिख रहा हूं, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, ये सवाल ने हमें दिया हुआ है। दैट इज मैं आपको बताता हूँ कितने बोले यार, कितने ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट इज 130 एंड 200। 130 है 2012 का और 2013 का, हम खड़े हैं 2014 में, ये तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो 130 और 200, ये दो हैं, 130 भी है 200 भी है। अच्छा जी, इसके बाद द अमाउंट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन आ रही है करंट ईयर की, और ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन आ रही है। इस साल के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 490, ब्रॉट फॉरवर्ड 135। अच्छा, ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज हैं, डेप्रिसिएशन भी नेगेटिव में आप लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। कैपिटल लॉसेज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम 2007 एंड 8, हम 14 में खड़े हैं, हम 14 में खड़े हैं और 7 और 8 के लॉसेज हैं। और स्पेक्यूलेशन लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है फ्रॉम 2012। यार स्पेकुलेशन गेन तो इस साल आया ही नहीं, तो स्पेकुलेशन का लॉस इस, कोई ब्रॉट फॉरवर्ड है, वो तो पहले ही ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो स्पेकुलेशन का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, क्योंकि 2012 का लॉस है 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये तो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सोल्यूशन के चिन्ह पे लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन 1 लाख, एक ये चिन्ह पे चला जाएगा। दूसरा कैपिटल लॉस आया था, कैपिटल लॉस 14 में हम खड़े हैं, 14 के अगेंस्ट जो है वो 8 का लॉस माइनस हो सकता है, 9, 8 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले 6 साल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 वाला तो ऑलरेडी डेड हो चुका है, ये तो इसने परेशान करने के लिए दिया था। तो ये 65 वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल गेन इस साल है कितना, 800। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बताएं जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, जो इस काबिल है जो माइनस हो सके, दैट इज 65। अच्छा, अब कहानी कुछ ऐसे है कि जो कैपिटल गेन का लॉ प्रॉफिट आया इस साल, इसे इस्तेमाल करेंगे आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैपिटल गेन माइनस करने के लिए, क्योंकि ये लॉस है। जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में करंट ईयर के अंदर प्रॉफिट आया है, उसमें से आप प्रायोरिटी पर माइनस करेंगे ये दोनों। अगर कोई प्रॉफिट बच गया, 905 माइनस 130 माइनस 200 बच जाएगा, अगर कोई बच गया तो फिर आप ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अगर कोई बच गया तो फिर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और अदर सोर्स का प्रॉफिट किसी भी लॉस को माइनस नहीं करेगा, क्योंकि करंट ईयर में किसी भी हेड में लॉस नहीं आया, करंट ईयर में सब में प्रॉफिट थे, करंट ईयर में किसी हेड में लॉस नहीं आया, तो अदर सोर्स का प्रॉफिट फिर आउटर कॉलम में डाल के सवाल को चलाएंगे। कुछ समझ आई, कुछ समझ आई? टेस्ट में सही हुआ था या मसला हुआ था? शुक्र है ये तो सही हुआ। तो ये जी इसका सलूशन देखें, अच्छा सवाल था यार वैसे, अच्छा था ना ये। अदर सोर्स को हमने डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाला हुआ है 185, और ये जो 905 था इसमें से पहले 130 माइनस किया, फिर 200, फिर 135, फिर 490। अब कुछ लोगों ने ना अदर सोर्स इधर ऊपर लिख के उसमें से डेफिसिट ने माइनस की हुई थी, ये ब्लंडर थे।
अच्छा, और इसके बाद जो है वो कैपिटल गेन में से ये लॉस माइनस करके आउटर कॉलम में डाल दिया। अगर नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन का पुराने साल का लॉस तो नहीं माइनस कर सकते ना असद। ये तो पुराने लॉस थे। ओके असद, करंट ईयर के अदर सोर्स में से पुराने साल के बिजनेस के लॉसेस माइनस करना, इससे बड़ा जुल्म और क्या है? जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है वो तो सेम हेड में से माइनस होता है। अच्छा जी, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 2। Solo is engaged in the various businesses across the Pakistan. Following data is available. Purchase of raw material. Purchase from registered supplier. परचेज किया रजिस्टर्ड सप्लायर से। अबे तूने परचेज क्यों की है? इस परचेज में एक परचेज पड़ी है फॉर, हाथ ढीला छोड़ें। किस किसने छोड़ा हाथ ढीला? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, हाथ ढीला छोड़ें। दिस परचेज इज फॉर जीरो रेट सेल। तो इस परचेज को परचेज किसी ने नहीं बताया। अच्छा चलें, इस परचेज को परचेज में से माइनस कर देंगे और इस परचेज को इस परचेज में से माइनस करके सिर्फ जीरो रेट सेल वाला स्पेसिफिक इनपुट ट्रीट करेंगे। हाथ छोड़ा तो फोन गिर जाएगा। अच्छा जी, तो वर्किंग थ्री तो कहां से आ गई? प्लीज, वर्किंग थ्री सेल की होती है, वर्किंग थ्री में नहीं लेके जाना। वर्किंग थ्री नहीं होती, वो वर्किंग 2.1 में इसे ले जाना है। एक्सेलेंट। दिस परचेज, लोकल परचेज का मतलब है आपने कोई पाकिस्तान में चीज खरीदी है, कोई भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, लेकिन बाद में इसको यूज करेंगे फॉर जीरो रेट सेल। तो ये जिस परचेज का मकसद बता दे फिर उसको सब में पोर्शन नहीं करते, इसका इनपुट रिफंडेबल कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट भी जा सकता है 0.17 से मल्टीप्लाई करके। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। बुरान, नेक्स्ट। ये आईफोन से जो एक रिकॉर्डिंग हो रही है फोन से, इससे मेरी तस्वीर नजर आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है, मैं इसको। अच्छा, इस वक्त क्या नजर आ रहा है देखो? सर क्वेश्चन नंबर 2 आपने खोला हुआ है साउथ लिमिटेड वाला। अच्छा, ये लकड़ी भी नजर आ रही है आपको? सर लकड़ी तो नहीं लैपटॉप नजर आ जिस रही पे पर। पड़ा हुआ है? नहीं सर, सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है। सर नहीं आ रही सर, है आ रही नजर। है, आ रही है, आ रही नजर आ आ रही रही है है। ना? आ रही है, जी। अच्छा, इसका मतलब है ये मेरी तस्वीर नजर आ रही है, तो मैं इसको बंद करता हूँ किसी तरह। अच्छा सर ये चलें, खैर है। हाँ हाँ बोलो। लकड़ी का, लकड़ी क्यों रखी है सर? और यार नीचे कोई चीज रखी हुई है लैपटॉप के रखने के लिए। चलो आगे, ओके तू उन सर। चक्रों में पड़ गया। अच्छा, अ, आगे जी। परचेज है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, इसे इग्नोर कर देंगे। सेल ऑफ गुड्स, लोकल टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ गलती करूं मैं, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पेपर नहीं है तो मैं इतने दिल से तैयारी नहीं कर रहा। लोकल टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 17 जमा 3%, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। ओके। लोकल एग्जाम्प्ट सेल, भाईजान एग्जाम्प्ट है तो बस एग्जाम्प्ट है, इसे क्रॉस कर दें। ये एग्जाम्प्ट सेल में चली जाएगी वर्किंग थ्री में। एक्सपोर्ट्स टू सब स्पेन, ये जीरो रेट हो गई। अच्छा, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड, और तेरी खैर, भाई तू गायब हो यार, कहाँ से गायब होगा? अच्छा जी, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड किस में मसला है? टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 4 मिलियन में मसला है। चले ठीक है जी, 4 मिलियन में क्या क्या मसला है? गुड्स वर्थ रुपीज 2,10,000 वर्थ सप्लाई टू इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर। सरवत करमानी कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि इसकी सेल जो है वो 9 लाख की है, और प्रेस्क्राइब लिमिट से कम है, और उसके नंबर ऑफ, उसकी सेल 9 लाख, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसकी फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, वो कॉटेज इंडस्ट्री बनेगी। तो हम यहां से 4 मिलियन में से बबलू माइनस करेंगे 2,10,000 और इसको रिक्लासिफाई कर देंगे जाके 17% में, क्योंकि सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री 17% के ऊपर जो है वो जाती है, इस पे 3% नहीं लगेगा। नेक्स्ट, होम है 6,05,000 की जो मैंने सेल की है,
अनरजिस्टर्ड बंदे को, ठीक है, अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल किया है अदर देन जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, ताकि वो आगे उसको ऑनवर्ड प्रोसेसिंग करे। भाई वो जो मर्जी करे, इससे हमें क्या। हमने जो बेची है, हमारे पास जो कस्टमर आया है, उससे हमने रजिस्ट्रेशन मांगा, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो ये अनरजिस्टर्ड को सेल की है। क्या अनरजिस्टर्ड में पड़ी रहे या निकाल दूं? पड़ी रहे या निकाल दूं? पड़ी रहे। आगे चलें। गुड्स हैं 728 की, जो आपने सप्लाई की है 4 महीने के उधार पे किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो अनरजिस्टर्ड की सेल अनरजिस्टर्ड में पड़ी रहनी चाहिए। हाँ, इसमें 4% मार्कअप था। नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई ऐसी होती थी ना चीजें, जो कि आपने किसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बेची हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई। अच्छा, गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज 7,28,000 सप्लाइड ऑन 4 मंथ क्रेडिट, उधार पे बेची हैं चीजें। आप ऐसा करें, इसको यहीं से निकालेंगे 7,28,000 को, और इसको यहीं से निकाल के अनरजिस्टर्ड में दोबारा डाल देंगे। लेकिन दोबारा किस प्राइस से डालेंगे? आप लोग तो जब लाइनें बना रहे होंगे ना, तो वर्किंग 3 में नई लाइन में डालिएगा। दोबारा डालेंगे, रॉन्ग फिगर उल्टा दी और करेक्ट फिगर को रिकॉर्ड करेंगे। 7 लाख, गुड। तो इसको इधर ही डाल देंगे। नेक्स्ट। इसके बाद जी, रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू एंड कंज्यूमर, बकाया चीजें एंड कंज्यूमर को बेची हैं। कैसे पता चले एंड कंज्यूमर को कितनी बेची हैं? एंड कंज्यूमर की कैसे निकालें सेल? बैलेंसिंग निकालें। कैसे निकालें बैलेंसिंग? इधर आप ये जो मैंने +7 लाख की है, इसकी वजह से तो नहीं हो सकता मसला हल। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 लाख तो अलग लाइन में ना, नीचे मैंने ऐड करना है। 7 लाख तो अलग अलग ऐड करना है। अब ये जो रेस्ट टाइप लाइन आ गई है ना, ये है बकाया सेल। अब मुझे आप ये बताएं कि दो तरीके हो सकते हैं इसके समझने के। एक तरीका ये हो सकता है कि 4 मिलियन के अंदर 210 पड़ा हुआ है, 4 मिलियन के अंदर 605 पड़ा हुआ है, 4 मिलियन के अंदर 728 पड़ा हुआ है, और 4 मिलियन के अंदर जो है वो रेस्ट पड़ा हुआ है। अब जरा मुझे रेस्ट की फिगर निकाल दें। रेस्ट, रेस्ट का यही मतलब है ना कि 4 मिलियन में से ये तीनों आप माइनस कर दें, 2457। तो 2457 की चीजें मैंने किसको बेची हैं बोलें? एंड कंज्यूमर को। ये मैंने एंड कंज्यूमर को बेची हैं। ये एक तरीका निकालने का। समझ आया? समझ आया? मैंने जरा फिगर निकालने की कोशिश की है, बस ये मुझे बता दें समझ आया? अच्छा, एक तरीका ये हो गया एंड कंज्यूमर की फिगर निकालने का। एक तरीका मैं आपके सामने जरा और रखने लगा हूं। ये फिगर्स भी सामने जरा नजर के रखिएगा। 4,210 हमने अभी थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल करते हुए निकाल दिया था। फिर हमने 605 को इधर ही रखा था, हमने कहा था 605 इसमें पड़े होने में कोई मसला नहीं है। फिर 728 को गलत होने की वजह से निकाला था, और सवाल कह रहा था बकाया एंड कंज्यूमर को है। एंड कंज्यूमर वाली भी यहां से निकल के 17% में जानी चाहिए। अब अगर मुझे पता है ऑलरेडी कि 605 वाली मेरी फिगर सही है, तो अगर मैं 605 को आउटर कॉलम में लिखूं और इज इक्वल टू दबा दूं पेपर में, तो क्या ये फिगर एंड कंज्यूमर वाली, देखें यहां से भी बैलेंसिंग नहीं आ सकती? 4,000 -210 -728 -605, इधर देखें कैलकुलेटर पे। अगर आप ये लिखें कैलकुलेटर पे, क्योंकि 605 आउटर कॉलम में जानी है। आउटर कॉलम में क्यों जानी है? क्योंकि 605 पे हमें एतराज नहीं है, तब भी ये सेम फिगर आएगी। सो डेट वाज थोड़ी सी ट्रिकी एडजस्टमेंट फिगर निकालने के लिए ना। तो ये 2457। लेकिन प्लीज, अब ये 2457 अगर मैं बैलेंसिंग निकाल लूं, अब क्वेश्चन ये है कि स्टिल माय क्वेश्चन इज कि मेरी सेल टू अनरजिस्टर्ड कितनी है? इसमें 728 की जो करेक्ट फिगर है वो डालनी है 700। अब 605 जमा 700, ये वो सेल है जिसपे 3% लगना है। 605 इग्नोर हो गया था ना, लेकिन आउटर कॉलम में तो आना था ना। 605 इग्नोर हो गया था, आउटर कॉलम में तो आना था ना। तो बस थोड़ी सी ये फिगर निकालने में जरा टफ थी, बाकी तो कोई मसला नहीं था। अ,
ये देखो कुछ मैंने भी इसी तरह निकाली है सॉल्यूशन में। 4000 में से 210 माइनस किया, 728 माइनस किया है, और 605 आउटर कॉलम में आना था, तो 2457 बैलेंसिंग आ गया, बाकी 728 का 700 इधर डाल दिया। अब ये मेरी सेल है अनरजिस्टर्ड को, जिसपे मैंने 3% लगाना है। ओके नेक्स्ट जी। आगे जी, टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल सेल जो रजिस्टर्ड पर्सन को आ रही है, इंक्लूड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वर्थ ₹12 लाख टू लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर इन इस्लामाबाद। ठीक है। एसएल रिसीव फुल पेमेंट ऑन 31 अक्टूबर। पेमेंट कब आई थी? पिछले महीने। सेल कब की? इस महीने। तो क्या करें, पड़ी रहने दे, कोई मसला नहीं। इस लाइव की रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दीजिएगा बाद में, अभी टर्म टेस्ट नहीं दिया। ओके जैन लीव कर जो, जल्दी से जुल्फी भाग जाओ मीटिंग से। आगे चलें जी। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, नॉट इंक्लूडेड इन परचेज एंड सेल अबव। ये तो ना भी लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ कहीं इंक्लूड का लफ्ज नहीं आ रहा। रॉ मटेरियल वर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एओपी, भाई हम परचेज में डालेंगे सेल में, परचेज में, लेकिन परचेज किया अनरजिस्टर्ड से, इसलिए इग्नोर करेंगे। सेल ऑफ स्टोर्स वर्थ ₹1,25,000 फॉर कंजम्पशन अबोर्ड अ फ्लाइट प्रोसीडिंग टू इस्लामाबाद। जी भाईजान, एक फ्लाइट जा रही है इस्लामाबाद, उसमें चीजें इस्तेमाल हो जानी है, जल्दी बताएं। जीरो रेट सेल, लोकल सेल, जीरो रेट सेल, लोकल से, जीरो रेट सेल में डालें, लोकल सेल में डालें, खुदा का खौफ करें, लोकल लिखने वो जीरो रेट लिखने वाले, जीरो रेट नहीं है, ये जीरो रेट नहीं है, इसलिए कि एक्सपोर्ट नहीं हुई ना, डेस्टिनेशन बाहर होनी चाहिए थी। पहली तो बात है ये सेल में डालेंगे, सप्लाई ऑफ स्टोर्स टू इस्लामाबाद, तो ये सेल है। और अगली बात है ये सेल 17 वाली है। एक पेमेंट आई है जिसमें टैक्स पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये फिगर ना 117 पे पड़ी हुई है। तो आपने 11,700 को पकड़ना था, डिवाइडेड बाई 117, मल्टीप्लाइड बाय 17 करना था। क्योंकि मशीन हो या परचेजेस हो, हमें इसमें चाहिए होता है, इसका इनपुट चाहिए होता है। तो दिस रिलेट टू मशीन फॉर इंस्टॉलेशन इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स आपने खरीदे हैं फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, परचेज कॉटेज इंडस्ट्री की आपने इग्नोर करनी है अगर आप परचेजेस करें जाके, लेकिन अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री को सेल करें ना, तो वो फिर आपने जो है वो 17% पे लगाना है। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इग्नोर करेंगे। पैकिंग मटेरियल पर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दैट डिस्ट्रीब्यूटर डिड नॉट फाइल रिटर्न, तो वो बुरा बच्चा, तो हमारी परचेज डेड हो जाएगी जिसने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई। एडवांस पेमेंट ऑफ 3 लाख, पेमेंट ये परचेज टाइप चीज है। फॉर परचेज ऑफ डिटरमेंट, ये नॉर्मल परचेज है, रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं अनरजिस्टर्ड से इग्नोर कर देंगे। परचेज ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, भाईजान ऑफिस इक्विपमेंट की परचेज तो वैसे ही डेड हो जाती है, क्योंकि ये ऑफिस में यूज होने। फॉर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सप्लायर कंपनी से, फिजिकल कैश रजिस्टर इज यूज्ड फॉर लोकल टैक्सेबल, हाथ ढीला कर देंगे, ओ अच्छा फिजिकल रजिस्टर इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सेल। अब ये जो फिजिकल कैश रजिस्टर है, ये लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सेल, लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सेल, लोकल यानी फिजिकल कैश रजिस्टर लेकर इस पर 17% लगाकर इस 125 को बांटेंगे कैसे? इस 125 को 21 और 104 यानी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल में बांट देंगे। एडवांस पेमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी एडवांस पेमेंट रहे खुदा, कौन सी है यार, कौन सी है एडवांस पेमेंट, पॉइंट बताना। वो तो वैसे ही इग्नोर करना है ना, परचेज तो रिकॉर्ड होगी जब चीजें खरीदेंगे और वो होगा। तो एग्जिम्प्ट में जो चीजें आती हैं उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, डैश डाल के इग्नोर करेंगे ना। चलो यार जरा एंड पे पूछना, एडवांस पेमेंट अनरजिस्टर्ड की वैसे इग्नोर करनी है एडवांस पेमेंट तो, क्योंकि परचेजेस की चीजें भी नहीं आई होंगी। टाइल मेजरिंग 625 स्क्वायर मीटर वर परचेज इन नवंबर फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर, एक्स्ट्रा टैक्स वाज चार्ज बाय मैन्युफैक्चरर एट टाइम ऑफ परचेज एट 18% इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। अच्छा, आप किसी चीज पे अगर एक्स्ट्रा टैक्स पे करें ना, यानी आपने चीज 100 रुपए की खरीदी, 17 रुपए उस पर टैक्स पे किया,
एक्स्ट्रा टैक्स की कोई लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट कितना में लगा सकती है, मैक्सिमम 17 में लगा सकती है। तो मिसाल के तौर पे आपने एक्स्ट्रा टैक्स 11 रुपए पे किया, तो एक्स्ट्रा को आपने ना डिसअलाउ कर दिया करना है, इस परचेज पे नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना है। 21 कौन सा है यार? भाई जो भी चीज इग्नोर करनी है डैश डाल के तो लिखनी है ना। अब 21 किधर से आ रहा है? अच्छा यार अब वेट कर लो, ये मार्क्स कटना कुटना एंड पे जरा पूछ लेना। एडवांस पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, गुड्स रिसीव होने का वेट करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं, और साथ इनवॉइस आ जाए फिर। अच्छा, टाइल मेजरिंग 625, the extra tax was charged by manufacturer at time of purchase. 1/3 of the tiles were purchased for purpose of sale and remaining for use in office. तो 1/3 तो अनारकली के साथ यूज हो गई, इनको तो डेड कर देंगे। और जो सेल के लिए हैं 6,65,000 इंटू इंटू 1/3 पर 17% लगा देंगे। डन। एक्स्ट्रा टैक्स कोई भी हो उस पर परचेज नहीं, हाँ एक्स्ट्रा टैक्स बस रिकॉर्ड नहीं होगा, उस पर जो नॉर्मल टैक्स आपने परचेज पे किया वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके यार चलें। क्रेडिट नोट वाज इशूड बाय अस फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सोल्ड इन जनवरी। हमने जनवरी में चीजें बेची हैं, उसका क्रेडिट नोट हमने आज इशू किया है। आप बताओ जी, जनवरी में चीजें बेची हैं उसका क्रेडिट नोट इशू किया है। तो यार मुझे तो भूल ही जाता है, हम सेलर हैं बायर हैं? हम सेलर हैं बायर हैं? सेलर हैं। तो क्रेडिट नोट देख लेते हैं सेलर कौन कौन से इशू करता है। क्रेडिट नोट कौन कौन से इशू करता है? चैप्टर अल्लाह भला करे आपके साथ वाले का चैप्टर है, कोई साथ बैठा हुआ है आपके? कोई ना कोई तो बैठा ही होगा ना। चैप्टर बाई 21। अच्छा, क्रेडिट नोट ना इशू हुआ है, हम सेलर हैं, तो इसको सेल की वर्किंग में आपने डैश डाल के लिखना था, कुछ बच्चों ने इसको परचेज की वर्किंग में डैश डाल के लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है? सेलर जो भी क्रेडिट नोट इशू करता है उससे सेल कम होती है, और सेल अगर आपने कम करनी है तो गवर्नमेंट को नुकसान आप पहुंचाना है। तो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना है 180 दिन में, इसलिए ये 180 दिन के अंदर आपने करनी थी। ये नुकसान अब आप गवर्नमेंट को नहीं पहुंचा सकते, तो इसे डैश डाल के इग्नोर कर देंगे। ओके चलो यार बस कर दो अब। करने टेस्ट 12 डिस्कस, निकालने टेस्ट 12 अब। अच्छा जी, टेस्ट 12 कर दो जी। नहीं नोट नहीं लिखना था यार, इसमें बस डैश डाल के इग्नोर करनी थी चीजें। वो तो सवाल कहे कि रीजंस लिखें तो फिर लिखनी है। आऊं टेस्ट 12 की तरफ? इजाजत है? इजाजत दे दें? कोई फायदा हुआ है डिस्कशन का जरा बता दें। सर ये लिखा होता है कि ये क्रेडिट नोट इशू पर डेट नहीं होती, तो हम 180 डेज कहाँ से काउंट करें? और शहजादे डेट काउंट करने की क्या जरूरत है जी, सोल्यूशन में डाल दूंगा, सोल्यूशन को अभी सवर करें, मैं आज ही कर देता हूँ अपलोड। वो तो आपने शुरू में बता दिया था। अच्छा तो यार अब वो डेट देख यार शहजादे, तो क्या करूं मैं, तुझे जूते मारूं? टर्म टेस्ट 2 में ये देखो, ये देखो, ये जून जनवरी और नवंबर, अब कौन से दिन गिनने की जरूरत है यहाँ 180? हर जी शऊर को पता है कि यहाँ जो है वो 180 दिन ऑलरेडी पूरे हो गए हुए हैं। चलूं आगे, इजाजत है? बस बहुत है सर ये बस। चलो यार अब जो भी करना है टेस्ट 12 की डिस्कशन तो करनी है ना, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब जाना है तो जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपके भाग लगाए। मोइन इज इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हिज अकाउंटिंग ईयर एंड इज 30 जून 2026। हिज टैक्स मैनेजर हैज कंप्यूटेड द टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2026 एज फॉलोज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। बच्चे कितने रह गए हैं माशाल्लाह, अभी बच्चे तो बड़े हैं। अच्छा प्रॉफिट आया, अकाउंटिंग डेप्शन उसने ऐड की है, गुड यार। अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन उसने ऐड की है, टैक्स गेन ऐड की है, ऐड ही होता है वैसे। टैक्स वालों की डेप्शन माइनस की है, इनिशियल अलाउंस वगैरह, और अकाउंटिंग गेन उसने लेस किया है। बोले छा गया है।
बज़ाहिर ऐसा कोई मसला तो नहीं मुझे नजर आ रहा, लेकिन अब नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं। नोट 1, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन जो ऐड हुई है। सवाल क्या है? गिव योर कमेंट्स ऑन टैक्स ट्रीटमेंट इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। जिन चीजों से तुम कंकर करते हो या डिसएग्री करते हो, कंकर करने वाली भी बताओ, डिसएग्री करने वाली भी बताओ। भाईजान पता समझ आई सवाल की रिक्वायरमेंट? मजा आया पढ़ के? कंकर करने वाली भी बतानी है और डिसएग्री करने वाली भी बतानी है। ओके ओके। अच्छा जी, 29 जून को ना आपने एक राइट खरीदा है ट्रेडमार्क के लिए। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेज द कॉस्ट इन बीइंग अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 3 years। अकाउंटिंग वाले ना 3 साल पे इक्वली अमोर्टाइज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग वालों ने क्या किया होगा? कॉस्ट कितने यार? कॉस्ट दी हुई है, बताएं जल्दी। कॉस्ट दी हुई है, कितनी है कॉस्ट बताओ। कितनी है कॉस्ट बताओ। द ही एक्वायर्ड राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर अकाउंटिंग पर्पसेज द कॉस्ट इज बीइंग अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 3 years। भाई कॉस्ट उसने नहीं दी हुई, तो अकाउंटिंग वाले ना कॉस्ट इज बीइंग अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 3 year पीरियड, वो इक्वल अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं 3 सालों पे। हालांकि इनको करना नहीं चाहिए, इनको नंबर ऑफ डेज बेस पे पोर्शन करके करनी चाहिए थी अकाउंटिंग वालों को भी। लेकिन अकाउंटिंग वालों ने जो अमोर्टाइजेशन चार्ज की है वो 6,000 को अगर 3 से उन्होंने कॉस्ट पकड़ी होगी और कॉस्ट को पकड़ के डिवाइड किया होगा 3 से, तो आ गई होगी अमोर्टाइजेशन। पता है आपको, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ करने तो अमोर्टाइजेशन आ जाती है। तो फिर कॉस्ट को अगर मैं एक्स ले लूं तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18,000 इसकी कॉस्ट है। तो अब अगर 18,000 इसकी कॉस्ट है तो अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए 18,000 डिवाइडेड बाय 3 टैक्स वालों की नजर में। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने अमोर्टाइजेशन सही रिकॉर्ड किया गलत रिकॉर्ड किया, हमें उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि हमने अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा देनी होती है। समझ आई बात? अकाउंटिंग वालों ने अमोर्टाइजेशन सही कैलकुलेट किया गलत कैलकुलेट किया, हमें हमारी बला से, क्योंकि हमने अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा देनी होती है। ये सही कह रहा हूं? ओके, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा दें। एक गलती अकाउंटेंट ने की है, टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं की। अब टैक्स अमोर्टाइजेशन कितनी माइनस करनी है? 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 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 इंटू। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आप बता दें इंटू। कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। प्लीज दरवाजा बंद करना। कोई नहीं बता रहा। यार खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं? एक कहाँ से हो गया? 29 डालें इसमें। फिक्स असेसमेंट में तो दिन गिने ना, ये कोई नोटिस तो नहीं है इस रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला कि जिसमें जो है जिस रेजिडेंट का दिन गिनते थे वह यहाँ भी दिन गिने। 2/365। प्लीज प्लीज क्या हो गया है? मुझे लगता है चैप्टर 15 ज्यादा सवार हो गया है दिमाग के ऊपर बच्चों के। 2/365 करेंगे, 3/65 कहाँ करेंगे? 29 और 30 2 दिन होंगे, तो 2 दिन की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल के भी दिन आपने गिनने हैं, और अगर आपने फिक्स एसेट खरीदा है तो खरीदने का दिन भी गिनना है। और अगर आपको यकीन ना आवे तो जाके बिजनेस के चैप्टर की क्लासें लें, और बिजनेस के चैप्टर की क्लासें लेके देखें कि हम जिस दिन इंटेंजिबल खरीदते थे वो दिन भी काउंट करते थे। अब तौबा का टी लिख के आगे चलें। अच्छा, अब यार इसमें ना अमोर्टाइजेशन वगैरह कुछ निकालने की खास जरूरत नहीं थी रिवर्स वर्किंग करके। मेरा नहीं ख्याल वो रिवर्स वर्किंग आपसे एक्सपेक्ट करेगा। बस आपने ये लिखना है, किसी ने तौबा का टी नहीं लिखा, चलो खैर है यार, मर्जी है ना सबकी, कौन पूछने वाला है। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे? अब हम जो है वो टैक्स अमोर्टाइजेशन इज नॉट रिकॉर्डेड, ये गलती है। ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल एंड अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज, then amortization shall be calculated proportionately based on number of days used. Therefore, amortization will be recorded for 2 days. इस तरह की चीज लिख के आ जाएंगे हम। ओके, आगे चलें, जरा पॉइंट 3 की तरफ आए। इस साल एंटिटी ने सेकंड हैंड प्लांट एक्वायर किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 8 million। एंटिटी का ख्याल है सिंस द इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड बाय हिमसेल्फ, ये लोग खुद यूज नहीं कर रहे पहले कभी,
सो इसलिए ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इनिशियल अलाउंस। तो आपको हमें इनिशियल अलाउंस इसका मिल जाना चाहिए। भाई इनिशियल अलाउंस तो नहीं मिलेगा ना यार, क्या हो गया यार, तुम लोग पागल हो यार, क्या हो गया यार। इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा यार, ये सेकंड हैंड है भाई, सेकंड हैंड है, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये क्या किया तुम लोगों ने, इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड किया हुआ है 0.3, इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड किया हुआ है, कॉस्ट है 8 मिलियन। अच्छा जरूरी नहीं वैसे क्या कहते हैं इनिशियल अलाउंस सिर्फ इसी एसेट का हो, हमारे पास और बड़े एसेट्स हो सकते हैं। तो बस ओवरऑल ये बिजनेस की कंप्यूटेशन है ना, और भी कोई एसेट्स हो सकते हैं। तो हम एक सिंपल कमेंट करके आ सकते हैं कि सेकंड हैंड प्लांट के ऊपर इनिशियल अलाउंस हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एनी प्लांट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली फॉर इनिशियल अलाउंसेस इन दिस केस विल नॉट बी कैलकुलेटेड। अच्छा आगे चलें जी। एंटिटी लड़ाई कर रही है सर्टन अमाउंट्स में जो कि इनवॉइस्ड बाय सप्लायर हैं, जो कि सप्लायर ने इनवॉइस की हुई हैं। तो दीज वर अलाउड एज डिडक्शन इन रेलिवेंट ईयर्स, ये चीजें ना रेलिवेंट ईयर में डिडक्शन अलाउ हो गई थी। ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ सच लाइबिलिटीज एज फॉलोज। यार ये क्या लग रहा है आपको, हमने चीजें खरीदी हैं बेची हैं, क्या फील हो रहा है। हमने चीजें खरीदी हैं बेची हैं, एंटिटी डिस्प्यूट कर रही है कुछ इनवॉइसेस पे इशूड बाय सप्लायर्स, जो उसके सप्लायर्स ने इशू की हुई है। हम सप्लायर सेलर हैं या कोई और सप्लायर सेलर है, हम सप्लायर सेलर हैं या कोई और सप्लायर सेलर है, कोई और सप्लायर सेलर है, इसका मतलब है हम बायर हैं। तो बायर की किताबों में आपको पता है हम जब किसी से चीज खरीदते हैं, तो आपको पता है हम किसी से चीज खरीदते हैं तो चीज खरीदते ही परचेज रिकॉर्ड करते हैं, परचेज खर्चे के तौर पे आती है और वो लाइबिलिटी में भी नजर आती रहती है। मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैं 2026 में खड़ा हूं, तो अगर मैंने 2022 की लाइबिलिटीज अभी तक पे नहीं की, तो आपको याद है सेक्शन 34 का 5 कहता था कि अगर आप किसी खर्चे को रिकॉर्ड कर लें और 4 साल तक आप उस खर्चे को जो है वो पे ना करें, तो वो नॉन पेमेंट की सजा के तौर पे इनकम में ऐड हो जाता है। अब साल गिन लेते हैं, 22 के बाद 23, 24, 25, 3 साल पूरे हो गए। इट विल बी एडेड इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स। इसलिए सिर्फ 2022 वाली अनपेड लाइबिलिटी को इनकम में डालेंगे। देखें जरा न्यूमेरिकल का फेस, क्या आपको कोई एड लाइबिलिटी टाइप चीज नजर आ रही है, कोई चीज नजर आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी बताएं। नहीं आ रही तो डालनी पड़ेगी, ये इसने गलती की है ना डाल के। आगे चलें जी। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट आया, पॉइंट 2 पढ़ें जी। टैक्स वालों का गेन आया ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेचने के ऊपर टैक्स वालों को गेन आया है। इंक्लूड टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बहुत से एसेट्स बेचे होंगे ना, तो बहुत से एसेट्स के ऊपर जो है वो टैक्स गेन आया होगा। कहते हैं टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूड अ टैक्स गेन ऑफ 260 ऑन द सेल ऑफ कार। ये टैक्स वालों का गेन है या अकाउंटिंग वालों का गेन है? क्या टैक्स गेन के अंदर टैक्स वालों का गेन पड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल। इस फिगर पे मुझे फिलहाल शायद कोई एतराज नहीं है, क्योंकि टैक्स वालों के गेन में टैक्स वालों का गेन ही पड़ा होना चाहिए। 5,000 और 260,938 इसलिए मैच नहीं कर रहा कि हमारे बिजनेस में और भी बहुत से एसेट्स हैं जिनके ऊपर टैक्स गेन आया होगा। इट वॉज एक्वायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। ये गाड़ी 31 दिसंबर 24 में खरीदी थी 35 लाख रुपए की। हाउएवर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस गाड़ी की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दी थी 25 लाख पर। मोहतरम ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे लॉ में कि आप अगर 25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदें तो उसको 25 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर दें, बल्कि हमारे लॉ में रूल है कि 75 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदें तो उसको 75 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर दें। इसलिए इसने 2000 किस साल में गलती की, जल्दी बताएं किस साल में गलती की। इसने 2000 किस साल में गलती की? 24। दानियाल, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह खुदा का खौफ करो दानियाल। ये 31 दिसंबर 2024 2025 बनता है। दानियाल मोहम्मद और एक और साहब मोहम्मद अवैस, खुदा का खौफ करें। 2025 के अंदर इसने गाड़ी खरीदी है और 2025 में जो इसने गाड़ी खरीदी है 35 लाख की, इसकी कॉस्ट को इसने चेक कर दिया 25 लाख पे। ये गलती की थी यार। ये वैसे एज सच कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स में आता नहीं बात, लेकिन इसमें यह है कि इसने पिछले साल गलती की है तो अब ये पिछले साल की रिटर्न भी रिवाइज करे, क्योंकि पिछले साल की ना इसने डेप्रिसिएशन गलत निकाल ली है। लेकिन ये चीज आपके स्कोप में नहीं है। आगे चलें, हम अभी इस साल की तरफ आते हैं।
However, for the purpose of tax depreciation, the value was restricted at 25 लाख. As a policy, the car was sold to an employee for 18 लाख. अच्छा, गाड़ी एम्प्लॉय को बेची है 18 लाख की. तो अब आप मुझे बता दें कंसिडरेशन रिसीव्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी. हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू, और इसमें से माइनस करेंगे आप, लेस करेंगे टैक्स वालों की WDV. इसमें से माइनस करेंगे आप टैक्स वालों की WDV, लेस टैक्स वालों की WDV. और WDV कब की 30 जून 2000, 30 जून 2000. जी गेन भी गलत होगा. 30 जून 2000, 30 जून 2000, 30 जून 2000, 30 जून 2000, 30. ओ खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, क्या हो गया है? 30 जून 24, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर. हाँ हाँ, 25 25 25 25 25, अच्छे बच्चों 25, सॉरी. तो एक्सेलेंट, 30 जून 25. तो 30 जून 25 लिखेंगे क्योंकि 26 का साल हमारा है ना, तो देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. बेचने के साल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. तो अच्छा, और खरीदा भी 2025 के अंदर ही है, ठीक है. अच्छा, अब मुझे बता दें एम्प्लॉय को बेची कितने की है? 18 लाख की. तो व्हाट इज एक्चुअल प्राइस रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल? 1800. As a policy, the car was sold to employee for 18 lakh. The gain represents the difference between the fair value and tax WDV. गेन है फेयर वैल्यू और टैक्स WDV का डिफरेंस. टैक्स WDV तो गलत है क्योंकि उसने कॉस्ट भी गलत ली हुई है. तो द टैक्स गेन रिप्रेजेंट्स द गेन बिटवीन द फेयर वैल्यू. व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 2400. बेची कितने की? 1800. फेयर मार्केट वैल्यू 2400. जिस वक्त मैं गेन निकालूंगा तो गेन निकालने के लिए कंसिडरेशन क्या लूं दोनों में से? हायर. 1800 और 2400 में आउटर कॉलम में क्या आ गया? 2400. अब WDV आप डायरेक्ट निकाल लें यार. गाड़ी 3500 की थी, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15. और हमारा साल है 2026 और हमने खरीदी है 2025 में. तो फुल ईयर डेप्शन पिछले साल चार्ज हुई होगी. अगर जान का अमान पाऊं तो एक फैक्टर लगाऊं, लगाऊं 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 फेयर वैल्यू और एक्चुअल में से हायर नहीं लेंगे प्राइस? जी हायर लेंगे ना, फेयर वैल्यू और एक्चुअल में से. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कमाल कर दिया आपने. हायर लेंगे, इसलिए 2400 लिया मैंने. जी, जान का अमान पाऊं तो एक फैक्टर लगाऊं. बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%. एक्सेलेंट. 85% अगर मैं कर दूं तो BV निकल आएगी. अगर एक और तरीका आपने देखना है तो बिल्डिंग ये खरीदी है गाड़ी 3500 की, इस पे आप डेप्शन लगाएं. कितने परसेंट? 15%. 3500 का 15%, 3500 का 15%, 3500 का 15%. चलो ठीक है भाई, ओके. तो ये आपका जो है वो WDV आनी थी 525 माइनस करके 2975. तो 2975 जब माइनस करना था तो ये मोहतरम गेन की बजाय क्या आ जाना था? उल्टा लॉस आ जाना था एसेट बेचने पे. डन. क्लोज करें जी. ठीक है भाई. चलें जी, अल्लाह हाफिज. क्लोज करते हैं मीटिंग. जज़ाकल्लाह जी.